The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। लाइफ होगी आसान जब ऑनलाइन चलेगी दुकान। अभी डाउनलोड करिए खाता बुक का दुकान ऐप और शेयर करिए ये लिस्ट ग्राहकों के साथ व्हाट्सएप पर, जिससे वो अपना ऑर्डर आसानी से आपको भेज सकते हैं। जल्द ही अपनाएं खाता बुक का दुकान ऐप। 100% मुफ्त, सुरक्षित और आसान ऑनलाइन दुकान। सुबह सवेरे सूरज के उगने भर से हमारी जिंदगी शुरू नहीं हो जाती। हमारी जिंदगी शुरू होती है जब दरवाजे पर दस्तक होती है। कभी ये दूध देने वाले भैया होते हैं, कभी ये घर में सफाई करने वाली दीदी होती हैं, ड्राइवर होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, वो गार्ड भैया होते हैं जो हमारे सामान की, हमारे घर की, हमारी गाड़ियों की हिफाजत करते हैं, उन गाड़ियों को साफ करने वाले होते हैं। एक लंबी फेहरिस्त है, किन किन को गिनाऊं। आपने कभी सोचा है हम अपने घर में रहते हैं, हमारी सर्विस करने वाले, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने वाले ये लोग कहाँ रहते हैं? अपने घर में या किराए के घर में? क्या वो भी घर को गिरवी रखकर नया धंधा शुरू कर सकते हैं? कहीं वो किसी ऐसी झुग्गी में तो नहीं रहते जिसे आने वाले वक्त में हटा दिया जाएगा? और अगर ऐसा हो गया तो आपके यहाँ खाना कौन बनाएगा? कौन आपकी ज़िंदगी को आसान करेगा? इन सवालों पर बात करने का वक्त आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली में 48,000 झुग्गियां हटा दी जाएं। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप शो में आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बहाने शहरी गरीबी की, गरीबों के रहने की समस्या की, बात बढ़ते कोरोना मामलों की और इस पर निजाम की, प्रधानमंत्री की चुप्पी की भी करेंगे। शो में आपको बताएंगे कि वो कौन से भाजपा विधायक हैं जिन्हें फेसबुक ने बैन कर दिया और क्यों। जम्मू कश्मीर में कौन सी पार्टी की बैठक रोक दी गई, संसद में प्रश्नकाल पर क्या खींचतान है, और ये कौन है हैकर जॉन विक जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेबसाइट का अकाउंट हैक कर लिया ट्विटर पर। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। वीडियो में दिख रही पुलिस उत्तर प्रदेश की है, जगह बलिया। यहां रसड़ा कोतवाली में लोगों ने चक्का जाम किया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगे। सड़क जाम हुई तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इधर से भी खूब ईंट पत्थर चले। इस पथराव में एएसपी संजय कुमार समेत 4 पुलिस वाले घायल हो गए। मौके पर कई थानों की फोर्स तैनात है। पर सवाल यह है कि यह सब शुरू कहां से हुआ? लोगों ने सड़क जाम क्यों किया? इस सवाल का जवाब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के हर उस दावे की पोल खोलता है जिसमें वो कानून के राज की बात करते हैं। चक्का जाम कर रहे लोगों का आरोप था कि स्थानीय चौकी इंचार्ज ने पैसे लेकर पन्ना नाम के युवक को बुरी तरह पीटा, मार मार कर अधमरा कर दिया। हालत बिगड़ी तो उसे सीएचसी ले गए। वहां से डॉक्टरों ने बलिया अस्पताल रेफर किया। इसकी जानकारी जब घर और आसपास के लोगों को हुई तो उन्होंने सड़क जाम किया। हम लगातार इस तरफ ध्यान दिला रहे हैं कि योगी सरकार का वो दावा कितना पुख्ता है जिसमें कहा जाता है कि उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल करेंसी लॉ एंड ऑर्डर है, क्योंकि लगातार यूपी से इस तरह की खबरें आ रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि योगी आदित्यनाथ अपनी पॉलिटिकल करेंसी बचा कर रखेंगे, क्योंकि चुनाव में अब ज़्यादा देर नहीं है। उम्मीद करते हैं कि चुनाव के परे जाकर भी कोई भी सरकार हो वो सुधार करेगी, और उम्मीद करते हैं कि पुलिस थोड़ा सा तो मानवीय होगी। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटों के दरमियान भारत में कोरोना संक्रमण के 83,883 नए मामले सामने आए। मेरी आवाज के आरोह से आपको अंदाजा लगना चाहिए कि यह कितना बड़ा आंकड़ा है। 83,883। 1,043 मरीजों की मौत हुई। 68,584 मरीज ठीक हुए। इन्हें मिला दें तो देश में कुल मामले हो गए 38,53,406। कुल मौतें 67,376। ठीक हुए मरीजों की संख्या 29,70,492। 83,000 का यह आंकड़ा रिकॉर्ड है। कुल मामलों में हम ब्राजील से सिर्फ 1.5 लाख के अंतर से पीछे हैं। आप जानते ही हैं, ब्राजील दुनिया में कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में दूसरे नंबर पर है। भारत और ब्राजील में नए मामलों की रफ्तार कायम रही तो एक हफ्ते से भी कम समय में हम नंबर 2 पर पहुंच जाएंगे, अगर रेट यही रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमाल के कम्युनिकेटर माने जाते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि वो किसी बड़े देश के अकेले नेता हैं जिन्होंने आज तक कोविड-19 पर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की।
केंद्र सरकार पहले रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, अब वो चलन भी बंद हो गया। बीच बीच में कभी कभार कर देते हैं और उसमें भी नौकरशाह आते हैं। भारत एक लोकतंत्र है, जनता नौकरशाहों को नहीं चुनती, वो चुनती है अपने नेताओं को। 2014 और 2019 का चुनाव भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा और जीता। जनादेश जिसके नाम पर मिला, जवाबदेही भी उसकी है। कोविड-19 पर जनता प्रधानमंत्री से संवाद करना चाहती है। ध्यान दीजिए, हम संवाद की बात कर रहे हैं, नोटिस बोर्ड के फैशन की नहीं कि कुछ भी चिपका दिया लाके और लोगों ने मान लिया। क्या है ये नोटिस बोर्ड फैशन? एक तरफा संवाद। इसमें जनता या जनता तक जानकारी पहुंचाने वाली प्रेस पीएम से कुछ पूछ नहीं सकती, इसलिए हमने इसे नोटिस बोर्ड फैशन का नाम दिया। नोटिस बोर्ड से आप सवाल नहीं कर सकते। जनता ने पीएम के कहने पर थाली बजाई, उनकी ये बात भी मानी कि स्थिति संभली हुई है, लेकिन अब जनता त्राहिमाम कर रही है क्योंकि भारत कोविड-19 के मामले में दुनिया के लगभग हर देश को पीछे छोड़ता जा रहा है। जरूरी है कि प्रधानमंत्री संवाद करें, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन संवाद करें। स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, लेकिन अगर वो काफी होती तो हम ये बात नहीं कहते। और भी अपडेट है कोविड पर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया पूर्व में कह चुके हैं कि भारत में कोविड-19 की सेकेंड वेव आ सकती है। मतलब एक बार महामारी के थमने के बाद दोबारा ये सर उठा सकती है। और अब डॉक्टर गुलेरिया ने हाल में बयान दिया कि त्योहारों के दौरान संक्रमण बढ़ सकता है। सेकेंड वेव का जुमला चर्चा में है क्योंकि दिल्ली में कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। 2 सितंबर को दिल्ली में 2509 नए मामले सामने आए। ये 2 महीने में सबसे ज्यादा संख्या थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि ये सेकेंड वेव नहीं है। ऐसा तभी कहा जा सकता है जब 2 महीनों तक कोई मामला नहीं आए और फिर से मामला आए। ये फर्स्ट वेव ही है। ये थी आज की सबसे बड़ी सुर्खी और सबसे जरूरी सुर्खी। अब आगे बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। फेसबुक और राजनीति पर उसकी असर वाली बहस में आज एक अपडेट जुड़ गया। फेसबुक ने तेलंगाना से भाजपा विधायक टी राजा सिंह को फेसबुक और इंस्टाग्राम से बैन कर दिया। फेसबुक के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि टी राजा सिंह पर कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने हिंसा और नफरत में शामिल होने या उसे फैलाने पर फेसबुक की नीति का उल्लंघन किया। इस बहस को नई गर्मी मिली थी द वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस रिपोर्ट से जिसमें दावा किया गया था कि फेसबुक भाजपा पर नरम है। इस रिपोर्ट में टी राजा सिंह के उन बयानों का जिक्र था जिसमें उन्होंने कथित रूप से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया था। टी राजा सिंह ने अपनी सफाई में कहा कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। अगली सुर्खी, पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी किए जाने के बाद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी इसकी पहली आधिकारिक बैठक आज जम्मू कश्मीर में हो रही थी, लेकिन प्रशासन ने इसे रोक दिया। बैठक पीडीपी के महासचिव गुलाम नबी लोन हंजूरा के श्रीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय में हो रही थी। मतलब हंजूरा ने बैठक बुलाई थी और हो रही थी पार्टी मुख्यालय में। लेकिन बैठक से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने पीडीपी नेताओं को फोन कर जानकारी दी कि वो अपने घरों से बाहर नहीं आ सकते। कश्मीर के स्थानीय अखबारों के मुताबिक गुलाम नबी लोन हंजूरा, नईम अख्तर, अब्दुल रहमान वीरी, खुर्शीद आलम और मोहम्मद यूसुफ भट्ट समेत अन्य नेताओं को रोका गया। नईम अख्तर समेत कई नेताओं ने ट्विटर पर वीडियो अपलोड किए जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान उन्हें घर से निकलने से रोकते नजर आए। नेताओं का दावा है कि इस कार्रवाई के लिए पुलिस के जवान कोई लिखित आदेश पेश नहीं कर पाए। पीडीपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी ऐसा ही एक वीडियो ट्वीट किया। तो क्या जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां बंद हैं? नहीं, जम्मू कश्मीर की भाजपा पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम लगातार कर रही है। पिछले कुछ समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठकें भी हो रही हैं। पीडीपी का आरोप है सिर्फ उसी के नेताओं पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि पीएसए के तहत नजरबंदी बढ़ाई जा रही है। अगली सुर्खी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी वेबसाइट और मोबाइल ऐप का ट्विटर अकाउंट NarendraModi_in हैक हो गया। हैकर ने पहले ट्वीट में कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान की अपील की। साथ में एक एड्रेस पर बिटकॉइन डोनेट करने को भी कहा। बिटकॉइन एक तरह की ऑनलाइन मुद्रा है, एक कोड है जिसका मूल्य होता है। इसे पैसे की ही तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले ट्वीट में हैकर ने कहा कि यह अकाउंट जॉन विक नाम के शख्स ने हैक किया है। हमने पेटीएम मॉल को हैक नहीं किया है। अगस्त में ही अमेरिकी साइबर रिसर्च फर्म साइबल ने कहा था कि जॉन विक नाम के एक हैकर समूह ने पेटीएम मॉल के डेटाबेस तक पहुंच हासिल कर ली थी। पेटीएम मॉल पेटीएम का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। पेटीएम ने तब इस दावे को निराधार बताया था। मामला सामने आया तो ट्विटर ने तत्परता से बयान जारी कर कहा कि घटना हमारी जानकारी में है, अकाउंट को रिस्टोर कर दिया गया है। मतलब इसको काबू करके फिर से यूजर के हाथ में दे दिया गया है। मामले की जांच हो रही है। अकाउंट को सुरक्षित रखने पर सलाह भी नत्थी कर दी गई है। पर विचार की बात यह है कि हम और आप सोशल मीडिया पर हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री का अकाउंट सुरक्षित नहीं है, तो हम ट्विटर या फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया साइट्स के दूसरे सुरक्षा दावों पर कैसे एतबार करें।
अगला अपडेट देश की संसद से। संसद का मॉनसून सत्र आने वाला है। तारीखें नोट करिए, 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। अमूमन सत्र के दौरान हंगामा होता है, लेकिन इस बार पार्टी पहले ही शुरू हो चुकी है। 2 सितंबर को लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालयों की तरफ से कहा गया कि मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। प्रश्नकाल वो 1 घंटा होता है जब सांसद सरकार के मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं। इसके बाद मंत्री को जवाब देना होता है। संसद में सबसे ज्यादा हलचल इसी दौरान होती है। प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार के कामकाज पर रोशनी पड़ती है। 1991 के बाद से प्रश्नकाल का सीधा प्रसारण किया जाता है। प्रश्नकाल के बाद आता है शून्यकाल। यह आधिकारिक नियमावली में शामिल नहीं है, लेकिन भारतीय संसदीय परंपरा का हिस्सा है। इस दौरान बिना पूर्व नोटिस के राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा की जा सकती है। इस बार शून्यकाल की अवधि भी कम की गई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पेश होने के दिन को छोड़कर सत्र के हर दिन प्रश्नकाल रखा जाता है। इसलिए जब इस बार प्रश्नकाल न होने की बात सामने आई तो विपक्ष भड़क गया। आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार सवालों से भाग रही है। दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि यह फैसला कोविड-19 के चलते लिया गया है, क्योंकि स्थितियां असाधारण हैं और पार्टियों को इसके बारे में पहले से सूचित भी किया गया था। वैसे सरकार ने इस विरोध के बाद थोड़ा सा रुख बदला है। कहा है कि लिखित सवाल करिए, लिखित जवाब दिए जाएंगे। लेकिन विपक्ष इससे खुश नहीं है। वो चाहता है कि जैसे नियम और परंपरा चले आ रहे हैं वैसे ही रहने दिया जाए। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली बेंच ने 31 अगस्त को एक आदेश दिया कि दिल्ली में 48,000 झुग्गियां हटाई जाएं। ये झुग्गियां दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के किनारे बनी है। ये काम 3 महीने में पूरा होना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन बस्तियों को हटाने में किसी तरह की राजनीतिक दखलंदाजी ना हो। कोई अदालत इस कार्रवाई को स्टे भी ना करे। 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक ऐसा ही आदेश दिया था, जिसके बाद रेल लाइन के किनारे बनी झुग्गियों को हटाने का काम शुरू हुआ था। लेकिन तब सभी राजनीतिक पार्टियों ने इन झुग्गियों के समर्थन में अपना रुख लिया था। इस खबर का आप पूछ सकते हैं कि हमसे क्या लेना देना, क्यों झुग्गियों की बात आज शो में हो रही है। लेना देना है। अगर आप इन झुग्गियों में रहकर दी ललन टॉप शो नहीं देखते तो याद करिए, कुछ दिन पहले आपके यहाँ पापा और भैया भी किचन में नजर आने लगे थे, क्योंकि खाना बनाने और बर्तन वाली दीदी भैया ने छुट्टी ले ली थी। वो गांव चले गए थे। तब आपको आटा गूंथने और बर्तन धोने में कितनी तकलीफ हुई थी। उससे कहीं ज्यादा तकलीफ इन लोगों को हुई थी। ये घर छोड़कर अपने गांव गए थे, क्योंकि कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लग गया था। घर था तो ये वापस आ गए, लेकिन अब घर पर ही ताला लटक रहा है। तो आज हम शहरी गरीबी आबादी की बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़े हैं, क्योंकि बात सिर्फ दिल्ली की और झुग्गियों की नहीं है, बात पूरे देश की है। बात पूरे देश के गरीबों की है, उनकी आवास की समस्या की है। हमें ये जानना होगा कि ये कहाँ रहते हैं, कैसी समस्याओं के बीच रहते हैं और आखिर क्यों समय समय पर इनका घरौंदा उजड़ जाता है। इस सवाल पर भी विचार करेंगे कि क्या इस समस्या का कोई स्थायी समाधान है। और बात करें इससे पहले मैं बता दूं कि अवैध जमीन पर, सरकारी जमीन पर झुग्गी बनाने का कोई भी न्यायप्रिय व्यक्ति, कोई भी देश के संविधान और कानून में यकीन रखने वाला व्यक्ति समर्थन नहीं करेगा। हम भी नहीं करते। अब बात शुरू करते हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो कुल आबादी थी लगभग 34 करोड़। इसमें सिर्फ 4 करोड़ लोग पढ़े लिखे थे, यानी 12% आबादी साक्षर थी। अब हमारी आबादी कितनी है? 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा। पढ़ने लिखने वाली बात का जिक्र इसलिए क्योंकि पढ़ाई बेहतर जिंदगी के लिए जरूरी है। गरीबी से बाहर निकलने की ये एक सीढ़ी है। तो 70 साल में हमने 12% की साक्षरता का आंकड़ा बढ़ाकर कर लिया है 74%। ये अच्छा है या उम्मीद से कम? इसके लिए हम चाहें तो चीन से तुलना कर सकते हैं। चीन में 1949 में माओ की क्रांति के बाद साम्यवादी कम्युनिस्ट सरकार आई। तब इसकी आबादी थी 54 करोड़। अब है लगभग 1 अरब 40 करोड़। उस वक्त चीन की साक्षरता 20% थी, अब 85% है। यानी हमारी उपलब्धि भी लगभग चीन के बराबर है। अब गरीबी वाली बात पर आते हैं। जनता की गरीबी और अमीरी देश की गरीबी और अमीरी पर बहुत हद तक निर्भर करती है। आजादी के वक्त कितना गरीब था हमारा भारत देश? बहुत। इतना कि खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था। देश में लाखों लोगों को रोज भूखे सोना पड़ता था। ये स्थिति थी। दुनिया के बाकी देशों से तुलना करें तो तब हमारी जीडीपी दुनिया की जीडीपी का सिर्फ 3% थी, और अब ये कितनी हो गई है? लगभग 8.5%। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। लेकिन क्या इतनी तरक्की हमारे गरीबों की भी हुई? 1947 से बात शुरू करते हैं,
देश आज़ाद हुआ, 1952 से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, 1952 में पहली सरकार बनी। तब हालत इतने खराब थे कि गंभीरता से गरीबों की गिनती की बात 1960 के दशक में जाकर याद आई। लेकिन दिक्कत यह थी कि गरीब माना किसे जाए, कौन गरीब है, कौन गरीबी से ऊपर है, पैमाना कैसे तय हो, इस पर झगड़ा भी हुआ। फिर एक अर्थशास्त्री का नाम सामने आया, पीडी ओझा। उन्होंने पहली बार भारत में गरीब गिनने का फॉर्मूला दिया। और क्या था ये फॉर्मूला? खाने के हिसाब से औसतन एक आदमी को 2250 कैलोरी जितना खाना चाहिए, इसकी जरूरत होती है। अब ये कैलोरी क्या है? खाना खाने से बनने वाली ऊर्जा को नापने की इकाई। शरीर के लिए एक दिन में इतना खाना पर्याप्त है कि 2250 कैलोरी ऊर्जा बन जाए। तो रोजाना इतना खाने के लिए महीने में कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 1960 में जब यह अनुमान पहली दफा लगाया गया तो बताया गया कि शहर में रहने वाले 15 से 18 रुपए में महीने भर का पर्याप्त खाना खा सकते हैं। गांव के लिए यह आंकड़ा 8 से 11 रुपए आंका गया। यानी कोई शहर में रह रहा है और साल में 200 रुपए कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। गांव में है तो 100-125 भी साल में कमा लेता है तो गरीब नहीं है। ये गरीबी की बहुत ही संकुचित परिभाषा थी, लेकिन इस हिसाब से भी मापें तो उस वक्त कितने गरीब थे? गांव में 52% लोग साल में 100 रुपए से भी कम कमाते थे और परिभाषा के हिसाब से गरीब थे। शहर में ऐसे लोग सिर्फ 7.5% थे। यानी देश में टोटल बात करें तो कुल 44% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। आपने गौर किया गांव और शहर में गरीबी का ये फर्क? इसे याद रखिएगा। शहर में गरीबी 1960 में सिर्फ 7.5% थी। 1960 के बाद ओझा ने 1967 में नया आंकड़ा दिया और कहा कि अब देश की 70% आबादी गरीब है, क्योंकि लोगों की कमाई घटी है, खाना महंगा हुआ है। योजना आयोग के सदस्य रहे BS मिन्हास ने 1956 और 1967-68 में गरीबियों का आंकड़ा दिया था। पैमाना यह था कि महीने में 20 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं है। और इस हिसाब से बताया गया कि 1956 में देश में 70% लोग गरीब थे और 1967 में आधी आबादी ऐसी थी जो गरीब थी, क्योंकि वो महीने में 20 रुपए भी नहीं कमा पाते थे। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 2020 में आते हैं। कितने गरीब हैं देश में? 2200 कैलोरी वाले पैमाने के हिसाब से 26 करोड़ 90 लाख लोग गरीब हैं। यानी देश की आबादी का 21% हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे है। यह आंकड़ा 2014 में रंगनाथन कमेटी की रिपोर्ट में दिए आंकड़े के आधार पर है। इसमें शहरों में 1407 रुपए महीना कमाने वाले को और गांव में 972 रुपए महीना कमाने वाले को गरीब नहीं माना गया। जो इससे नीचे है वो गरीब है। वैसे गरीबी का एक पैमाना वर्ल्ड बैंक का भी है। वर्ल्ड बैंक ने गरीबों के लिए रोजाना का जो पैमाना रखा है वो 600 रुपए का रखा है। अगर वर्ल्ड बैंक का पैमाना लागू कर दें तो 2011-12 में देश में 58% लोग गरीब थे। 2017-18 में यह आंकड़ा घटकर 37% हो गया। हमने आपको शुरुआत में बताया कि 1960 के दशक में सिर्फ 7.5% लोग शहरों में रहते थे और गरीब थे, यानी शहरी गरीब थे। अब शहरों और गांव के गरीबों की संख्या फीसदी में लगभग बराबर हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गांव से गरीब शहरों की तरफ आने लगे, काम की तलाश में, बेहतर जिंदगी की तलाश में। यह सिलसिला 1991 के बाद से बढ़ा। आंकड़े कहते हैं कि 1991 के बाद गरीब ग्रामीण इलाकों में गरीबों की संख्या तेजी से कम हुई है। 1991 में क्या हुआ था हम सब जानते हैं। लाइसेंस राज खत्म हुआ था, अर्थव्यवस्था को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस मंत्र पर अर्थव्यवस्था की नई शुरुआत हुई थी। और इससे क्या हुआ? शहरों में ज्यादा उद्योग लगे, गांव से गरीब आमदनी की उम्मीद में शहर आए। अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि शहरों में जो विकास हुआ उसने देश की ओवरऑल गरीबी को घटाने में मदद की। गांव में काम कम है, शहरों में काम ज्यादा है, तो लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। हमारी कुल आबादी में अब शहरों का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। 1950 में देश की सिर्फ 17% आबादी शहरों में रहती थी। आज ये हिस्सा लगभग दोगुना है और 2021 तक शहरों में रहने वालों की आबादी बढ़कर 37% होने का अनुमान है। अनुमान ये भी है कि 2050 तक देश की आधी आबादी शहरों में रहेगी। इस शहरी आबादी में जो पैसा नहीं बना पाए, झुग्गी में सिमट गए। इन्होंने छोटे छोटे काम पकड़े, बावर्ची, गार्ड, माली, और ऐसे ये लोग शहर की जरूरत बन गए। लेकिन इनके घरों को अब भी शहरों के लिए दाग माना जाता है। झुग्गियों में रहने वाली ये आबादी लगातार बढ़ रही है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से देश में 1 करोड़ 38 लाख परिवार झुग्गियों में रहते हैं। और ये लोग कितने हैं? ये तो झुग्गियों की संख्या हो गई, परिवार की संख्या हो गई। कुल 6 करोड़ 40 लाख लोग, यानी शहरी आबादी का 17% झुग्गियों में रहता है। दिल्ली की बात करें तो लगभग 15% आबादी स्लम में रहती है।
कोलकाता और चेन्नई में ये तादाद और ज़्यादा है, करीब 30% आबादी झुग्गियों में है। अब आपको यहाँ दिक्कत क्या लग रही है? सबको यही लगता है बाहर से लोग आकर झुग्गियाँ बना लेते हैं, शहरों को गंदा करते हैं, जानबूझकर बनाते हैं, आदि इत्यादि। लेकिन सच ये है कि शहर और शहर की सरकारें ये नहीं सोचती कि इन लोगों के रुकने की क्या व्यवस्था होगी। लाखों लोग जब शहर में बाहर से आएंगे तो कहाँ रुकेंगे? उन्हें सस्ता घर दिलाने की व्यवस्था कौन करेगा? उनके बिजली पानी की व्यवस्था कौन करेगा? जो बुनियादी सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए वो किसकी जिम्मेदारी है? सरकारों की योजनाएं अक्सर वोट को ध्यान में रखकर होती हैं। झुग्गी वालों का कोई दस्तावेज बने न बने, वक्त आने पर उन्हें वोटर आईडी कार्ड ज़रूर थमा दिया जाता है। ये लोग वोटर होते हैं, नेताओं को जिताते हैं, लेकिन पूरे नागरिक नहीं बन पाते। अगर नागरिक होते तो उन्हें दोयम दर्जे का ना माना जाता, उन्हें छत दिलाने के नाम पर माफिया का राज ना होता। हम हैरान रह गए थे जब लोकसभा चुनाव के दौरान कानपुर में हम झुग्गी वालों से मिले। उन्होंने बताया कि पूरा का पूरा माफिया तंत्र काम करता है, झुग्गियों में रहने देने के एवज में पैसे वसूलता है। तो लोग झुग्गियों में लगातार रह रहे हैं, लगातार फंस रहे हैं। वो अपनी आमदनी बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि किसी तरह एक पक्का मकान, एक वैध मकान बना लें। इसके लिए उन्हें लगता है कि उनकी आमदनी पर ज़्यादा आमदनी हो, ज़्यादा ब्याज मिले, उनका पैसा बढ़ जाए, उसके लिए कुछ करें। और तब वो पॉन्जी स्कीम में फंस जाते हैं। इसका एक ताज़ा उदाहरण सहारा वाली स्कीम का दिया जा सकता है। सहारा ने पैसे बढ़ाने का लालच दिखाकर 4 करोड़ लोगों से 86,673 करोड़ रुपए जुटा लिए। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर सहारा ग्रुप ने जो पैसे जुटाए, उससे एक तरह से 4 करोड़ लोगों को चूना लगा। अब सरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने या लोगों से पैसा ऐंठने में हो रही अनियमितता की जांच करेगी। जांचें चलती रहेंगी, लेकिन करोड़ों लोगों का पैसा डूब गया और इनमें से ज़्यादातर गरीब रहे होंगे, जिनमें ज़्यादा पैसा कमाकर एक अच्छी ज़िंदगी जीने की चाह थी, मेहनत थी। इसमें कई झुग्गी वाले भी रहे होंगे। तो अब बात यह है कि झुग्गियों का समाधान चाहिए, पर समाधान क्या सिर्फ वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा? सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरुण मिश्र की बेंच ने कहा कि दिल्ली में रेल पटरियों पर बसी 48,000 झुग्गियों को हटाया जाए। सर्वोच्च अदालत का आदेश है, कोई रोक नहीं सकता। जाहिर है झुग्गियों से रेलवे को भी दिक्कत है, जायज़ दिक्कत है, दिल्ली शहर को भी दिक्कत है, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों का क्या? वो कहाँ जाएं? क्या अर्बन प्लानिंग से इसका कोई समाधान किया जा सकता है? बाकी देशों ने इस समस्या का समाधान कैसे किया? इस विषय पर हमने बात की लंदन में रहने वाले आर्किटेक्ट निखिल बेरवाल से। हमें देखना चाहिए सबसे बढ़िया मॉडल इस चीज का है सिंगापुर का हाउसिंग डेवलपमेंट मॉडल। सिंगापुर के हाउसिंग डेवलपमेंट मॉडल में जो मिड 20th सेंचुरी में शुरू हुआ था, उसमें 100 साल का आगे उन्होंने सोच के किया था ये। तो हमारी जो पॉलिसीज हैं डेवलपमेंट की और रिहेबिलिटेशन ऑफ पुअर और जो स्लम डेवलपमेंट की है, वो हमें आज की बजाय अगले 10 साल की बजाय 20 साल या 30 साल की बजाय हमें अगले 100 साल का सोच के चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी डेवलपमेंट को आप 10 साल देते हैं, उतने में तो सिर्फ आपकी बिड्स निकलेंगी और बिड्स हमारी बहुत सारी जो टेंडर्स की होती हैं वो फेल भी हो जाती हैं। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल इस चीज़ का है धारावी। धारावी में पिछले 2004 से ये डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया था कि हम स्लम्स को हटाएंगे नहीं, उन्हीं स्लम्स को हम दोबारा से डेवलप करेंगे। लेकिन 2004 से आज तक कितना काम हुआ है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिस झुग्गी में आप जाने से हिचकते हैं, वहाँ भी लोग रहते हैं, आप ही की तरह खाने वाले, सांस लेने वाले लोग। उनके सर से छत हटती है तो आपको भी परवाह करनी चाहिए, और हमारी और आपकी सरकार को भी। और इसलिए ज़रूरी है कि हम इस मुद्दे को लेकर जागरूक रहें। अर्बन हाउसिंग एक बड़ा मुद्दा है, सबसे जुड़ा मुद्दा है। अब शो में आगे बढ़ते हैं और चलने से पहले, विदा लेने से पहले आपको लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर चल रहे विवाद का नया अपडेट दे देते हैं। तनाव को लेकर दोनों तरफ की सेनाओं में आज भी ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हुई। हालत का जायजा लेने के लिए सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख पहुंचे। वो सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे, अग्रिम पोस्ट का दौरा करेंगे, महत्वपूर्ण सामरिक प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करेंगे। सेना अब लद्दाख के अलावा चीन से लगे दूसरे इलाकों में भी अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी है। ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको सुनाते हैं अज्ञे की कविता, जिसका शीर्षक है घर। मेरा घर 2 दरवाजों को जोड़ता एक घेरा है। मेरा घर 2 दरवाजों के बीच है, उसमें किधर से भी झांको तुम दरवाजे से बाहर देख रहे होगे, तुम्हें पार का दृश्य दिख जाएगा, घर नहीं दिखेगा। मैं ही मेरा घर हूँ, मेरे घर में कोई नहीं रहता। मैं भी क्या मेरे घर में रहता हूँ, मेरे घर में जिधर से भी झांको। घर हर शख्स का अधिकार है,
हम उम्मीद करते हैं सरकारें ऐसी नीतियां बनाएं जिससे शहरी गरीबों के रहने का पक्का इंतजाम हो, और सरकार ऐसे सख्त कानून बनाए कि झुग्गियों को बसाने के नाम पर जो माफिया काम करते हैं, जो सरकारी एजेंसियां सुस्तियां बरतती हैं, उसका भी इलाज हो। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।